Everyone, today we are going to discuss one another topic of chemical bonding chapter, back bonding. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का हम अदर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाली जितनी भी हम लोगों ने थ्योरीज वगैरह जो भी डिस्कस किया है वो लास्ट वीडियो में हमने किया है। उसके बाद उनको थोड़ा सा मैंने वीडियो को स्प्लिट किया है बिकॉज ज़्यादा लेंथी वीडियो आप लोगों के लिए बैठे बैठे बोरिंग ना बने, इसलिए मैंने थोड़ा सा उनको अलग अलग करके बना रहा हूँ मैं वीडियोस। तो ये वाला जो टॉपिक आपका है बैक बॉन्डिंग वाला, स्टार्ट करते हैं। बैक बॉन्डिंग क्या होता है? देखो, हमने टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, यानी उसमें हमने कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस टाइप के बॉन्ड्स पढ़े थे। एक होता है बैक बॉन्डिंग। अब ये बैक बॉन्डिंग क्या होता है, देखो इसका पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हेडिंग डालना है बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग डैश करके। देखो क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको ध्यान से समझना है। बॉन्ड बिटवीन फुलफिल्ड, ये एफ लिखा है, इसका मीनिंग होता है फुलफिल्ड ऑर्बिटल and orbital atom, fulfilled orbital atom and vacant orbital adjacent atom, orbital adjacent bonded atom, adjacent bonded atom is called बैक बॉन्डिंग। शॉर्ट में लिखता हूं बीबी, ठीक है। बैक बॉन्डिंग क्या मीनिंग हुआ इसका? अगर कोई एक ऐसा एटम है जिसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, अब उसका इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर करके जो बॉन्डिंग बनती है, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। कैसे होगा, एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सपोज आपने लिया एग्जांपल BF3। अब यहाँ बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग है ये किस टाइप की बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन 2p1, सॉरी 2s2 2p1 ऐसा बनता है। इलेक्ट्रो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में हम लेंगे 2s1 और 2p2, बिकॉज ये एक्साइटेड स्टेट में अपना इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट कराता है। 2s में 1 आपका अनपेयर्ड बना, 2p में 2 अनपेयर्ड बन गए। एक ऑर्बिटल जो pz वाला रहता है, दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल। अब जब फ्लोरीन के साथ इसकी बॉन्डिंग होगी तो 3 फ्लोरीन्स आपस में जुड़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनती है, एक फ्लोरीन, अदर फ्लोरीन एंड अनदर। बोरॉन के पास अभी भी एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब यहां इसके पास क्या है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। एवरी फ्लोरीन हैज 3 लोन पेयर्स एंड 1 बॉन्ड पेयर। तो इनके पास जो बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर्स हैं, इन लोन पेयर्स में से ये अपना लोन पेयर इस वाले बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर कर देते हैं, यानी कि इसको ये अपना लोन पेयर कहां दे देते हैं? बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल। यानी ये एक फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसको दे देगा तो इसके पास 2 लोन पेयर्स रिमेनिंग रहेंगे, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इसको बोलते हैं। अब यहां क्या होगा, ये जो आपका फ्लोरीन है, अब इस फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर्स, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3 लोन पेयर्स। तो अब तीनों लोन पेयर्स इक्वली, अब तीनों फ्लोरीन इक्वली अपने लोन पेयर्स इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और तीनों इस टाइप से अलग अलग बैक बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो एक अगला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो ऐसा भी बना सकते हैं। ये वाला बोरॉन आपका सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन यहाँ पर कैसा है, ये इस टाइप से है, ये इनके पास लोन पेयर्स हैं, ये वाला फ्लोरीन लोन पेयर्स
ये फ्लोरीन लोन पेयर्स ऐसा। तो अब इन तीनों के बीच में क्या हो सकता है, बैक बॉन्डिंग हो सकती है। यानी ये फ्लोरीन भी कर सकता है, ये वाला फ्लोरीन भी कर सकता है, ये फ्लोरीन भी कर सकता है। तो इन इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर हम ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बैक बॉन्डिंग। यहां तक समझ में आया? देखते हैं, ये तो हुआ बैक बॉन्डिंग आपका। इसके एप्लीकेशंस क्या है? अब वैसे ही अगर एप्लीकेशन के साथ साथ हम देखते हैं, ये तो हुआ BF3 का। अब देखते हैं एक और होता है PF3, यानी और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे BF3 हमने देखा, सेम PF3 भी ले सकते हैं, बोरॉन की जगह फास्फोरस ले सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, दोनों में कंपेयर करके देखते हैं कि वेल बैक बॉन्डिंग किसमें होती, कंडीशन भी होती होगी, कुछ कंडीशन भी होती है। सपोज हमने लिया BF3, तो BF3 में तो मैंने आपको बताया कि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वहां पर वेल बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। बट अगर PF3 हम लेते हैं, तो PF3 में क्या होगा, फास्फोरस के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। कैसे होंगे फास्फोरस के पास? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक है। तो कितना 2, इसका 3s2 और 3p3 रहता है, तो 3p3 यानी कि इसके पास 3d भी होता है। मैंने आपको कई बार बताया है, ये न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, इस टाइप से चलता जाएगा। यानी अगर यहाँ आपका क्या आ रहा है 1s, तो यहाँ आएगा 2s एंड 2p, यहाँ क्या आएगा 3s, 3p एंड 3d। तो इसके पास अभी 3p तक इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब 3d भी इसके पास है, और 3d कैसा है, वैकेंट है। तो इसलिए ये जो 3d वैकेंट इसके पास प्रेजेंट रहता है, इसमें अगर आप इसके साथ 3 फ्लोरीन जोड़ोगे, फास्फोरस के साथ अगर 3 फ्लोरीन आप ऐड कराओगे, इसकी बॉन्डिंग कराओगे, तो 1 2 3 इस टाइप से हो सकता है। अब क्या होगा, इसके पास यहाँ एक लोन पेयर है और यहाँ 3 फ्लोरीन इसके जुड़ गए इस टाइप से। तो अब फ्लोरीन अपना लोन पेयर कहाँ डोनेट करेगा, तो इसके 3d में जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, फ्लोरीन अपना लोन पेयर वहां डोनेट करेगा। अब कहने का मतलब ये है कि क्या BF3 में वेल बैक बॉन्डिंग हो रही है या PF3 में हो रही है? तो BF3 में वेल बैक बॉन्डिंग होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए बिकॉज यहां पर सेम ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी बोरोन का आपने देखा 2p वाला था ऑर्बिटल, जिसका वैकेंट ऑर्बिटल था, और फ्लोरीन का भी कौन सा था, 2p ही था, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसके 2p में 5 होता है। अब 2p में 5 होता है और उसी के साथ इसकी बॉन्डिंग होती है 2p वाले की, बोरोन के भी 2p वाले के साथ। बट यहां क्या हो जाएगा, इसका कौन सा है 3d, और बोरोन का कौन सा, फ्लोरीन का कौन सा है 2p। तो ये कैसा हो जाएगा आपका 2p और 3d इस टाइप से। इसको पाई बोल सकते हैं, 2p पाई 3d पाई, इसको भी 2p पाई 2p पाई बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक पाई बॉन्ड का ही काम करेगा जो बैक बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आई? इसलिए हम इसको बोल रहे हैं वेल बैक बॉन्डिंग इन BF3। यहां तक समझे? अब नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। अब एप्लीकेशंस क्या होगी, हेडिंग डालो एप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। यानी फर्स्ट हम लेंगे बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस में, फर्स्ट लेंगे हम एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो शॉर्ट में लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहां 2 एग्जांपल दूंगा। आर्रेनियस जो साइंटिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस, एसिड डोनेट्स है ना, डोनर H+ डोनर होते हैं ये, तो डोनेट्स ऐसा लिख सकते हैं, डोनेट्स H+। ये क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस क्या डेफिनेशन है, आर्रेनियस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है कि जो H+ देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स। और अकॉर्डिंग टू लेविस क्या होंगे, एसिड्स एक्सेप्ट, एसिड जो होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट्स लोन पेयर, यानी कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे उनको हम बोलेंगे लेविस एसिड। यानी मतलब लेविस के अकॉर्डिंग उनको एसिड बोला जाता है, बट आर्रेनियस के अकॉर्डिंग जो H+ डोनेट करते हैं उनको बोला जाता है वो एसिड है, ठीक है। तो सिंपली ये तो इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशंस हो गई। बट अभी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू बैक बॉन्डिंग देखना है। तो बैक बॉन्डिंग क्या होगा, बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे होगा कि अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, वेल बैक बॉन्डिंग है, तो दिस कंपाउंड विल लेस एसिडिक, एंड बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, दैट मींस इट विल बी लेस बेसिक, लेस एसिडिक, सॉरी मोर एसिडिक। सिंपल है। तो देखते हैं क्या बोला था कि अगर
बैक बॉन्डिंग अच्छे से होगी तो वो लेस एसिडिक होगा, और अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी ठीक से तो वो मोर एसिडिक होगा। सिंपल है ना। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, BF3 लेते हैं। BF3 का एग्जांपल तो अभी देखा हमने, इसमें वेल बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लेते हैं BCl3, या अगर हम लेते हैं BBr3 या BI3 लेते हैं। अगर इस टाइप के जो हम ये सब हमने जो कंपाउंड्स लिए हैं, इनमें बैक बॉन्डिंग करा करके अगर हम देखें और वहां एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, तो सिंपल है कि BF3 में वेल बैक बॉन्डिंग होती है, तो अगर यहां वेल बैक बॉन्डिंग होगी इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम इसकी होगी। समझ में आया। इससे ज्यादा यहां इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। अब जैसे बना करके देख लेते हैं, यहां क्या हो रहा है, 2p पाई 2p पाई बन रहा है, हमने पहले देखा एग्जांपल 2p पाई 2p पाई, यानी कि बैक बॉन्डिंग मोर हो रही है, वेल बैक बॉन्डिंग, दैट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ इज लेस। अगर हम ऐसे ही कंपेयर करें, लास्ट वाले को ले लेते हैं BI3 वाले। अब BI3 में क्या होगा, BI3 में आगे तक जाएगा। सपोज इसका कौन सा है, पाई पी पी 5p वाला है, 5p पाई 2p पाई। अब ये किसका है, आयोडीन का। 5p पाई किसका है, आयोडीन, और ये किसका है, बोरॉन, ठीक है। ये 2p पाई किसका है, बोरॉन का। अभी वो क्या बोल रहा है कि यहां पर वेल बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, दैट मींस बैक बॉन्डिंग का जो रेट है वो क्या है, यहां थोड़ा कम हो रहा है, दैट मींस इट इज मोर एसिडिक। ये पॉइंट क्लियर है क्या, आगे बढ़े। अब ये हुआ, एक फर्स्ट पॉइंट आपका ये था। इसमें अगर ऐसा देखा जाए कि कार्बन के पास लोन पेयर है और वो किसी अदर एटम को डोनेट कर रहा हो, तो वहां कैसी बैकबोन, वहां एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी रहेगी। तो उसमें भी एक एग्जांपल देखते हैं। अनदर एग्जांपल ये है CCl3। अब इसके पास कार्बन के पास एक लोन पेयर है, यहां लगा दो ये सर CCl3। अब ऐसे ही अगर हम लेते हैं CF3, यहां भी कार्बन के पास क्या है, एक लोन पेयर। अभी आपने क्या किया, कार्बन को इस टाइप से ये जो इसकी स्ट्रक्चर बन रही है, ये बनाया आपने Cl3 एंड देयर इज अ लोन पेयर। यहां CF3 में क्या होगा, CF3 में भी सेम है आपका 3 लोन पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर्स, ऐसा बनेगा। अब बताओ यहां क्या होगा, ये जो फ्लोरीन क्लोरीन कार्बन जो है इसके पास जो लोन पेयर है वो क्लोरीन को ये डोनेट कर पाएगा, बिकॉज इसके पास लोन पेयर है। क्लोरीन के पास 3d ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि इसका 3p तक 3p5 जाता है, 3d भी वैकेंट रहता है। तो ये अपना लोन पेयर जो है ये क्लोरीन को डोनेट कर सकता है। अगर ये क्लोरीन को देगा तो यहां क्या होगी, वेल बैक बॉन्डिंग। लेकिन अगर ये कार्बन फ्लोरीन को देना चाहेगा तो यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कैसा होगा आपका, मोर एसिडिक। यहां पर वेल बैक बॉन्डिंग हो रही है तो ये मोर एसिडिक होगा, और ये वाला कैसा होगा, लेस एसिडिक। समझ में आया। तो इट इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, एंड ये कैसा होगा आपका, लेस एसिडिक। ये समझ में आया क्या पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, बेसिक स्ट्रेंथ। हटा देता हूं मैं इसको, बेसिक स्ट्रेंथ हेडिंग डालो। बेसिक स्ट्रेंथ, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि एसिडिक का उल्टा बेसिक होगा, यानी कि जिसमें वेल बैक बॉन्डिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बेसिक ऑब्वियसली कम होगी, जिसमें वेल बैक बॉन्डिंग हो रही है तो सिंपली हम इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ, अगर हमने एसिड में जैसे एग्जांपल लिया था कि एसिड जो होते थे वो H प्लस डोनर, तो यहाँ पर बेसिक को हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्नियस OH डोनर, है ना। बेसिक होंगे वो कैसे होंगे, OH डोनर अकॉर्डिंग टू आर्नियस, ठीक, आर्नियस। एंड एक्सेप्ट लोन पेयर डोनर, ये कैसे होंगे, लोन पेयर डोनर बेसिक और लोन पेयर डोनर अकॉर्डिंग टू लेविस। समझ में आया।
अब देखते हैं एग्जांपल इसके, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं बैक बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अमाइन कितना लेते हैं, ट्राइमिथाइल अमाइन लेते हैं। देखो ट्राइमिथाइल अमाइन का एग्जांपल लेते हैं, ये है आपका ट्राइमिथाइल अमाइन, यहाँ नाइट्रोजन पर 3 CH3 जुड़े हैं, एक लोन पेयर भी है इसके पास, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम लेते हैं ट्राई सैलिसिल अमाइन, देखो ये होगा आपका SiH3 होल थ्राइस नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ठीक। इन दोनों में कंपेयर करके देखना है मोर बेसिक कौन होगा। सिंपल, नाइट्रोजन के साथ आप एक लोन पेयर रखिए, 3 आप रखिए यहां पर मिथाइल, यहां रखिए इस टाइप से, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट देखना है नाइट्रोजन के साथ आपका लोन पेयर सेम रहेगा ऐसा ही ये, और यहां पर ये है, इस टाइप से बनेगा। अब बैक बॉन्डिंग कंपेयर करके देखो, वेल बैक बॉन्डिंग कहां पर होगी, कार्बन के पास, नाइट्रोजन के पास फिलहाल लोन पेयर है। अब ये किसको देगा, कार्बन को दे सकता है, लेकिन कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, बिल्कुल नहीं है। उसके पास तो ऑलरेडी 2p में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, बट वो एक्साइटेड स्टेट में जाके उसमें 3 करा लेता है, तो 3d तो इसके पास कोई वैकेंट है नहीं। दैट मींस यहां बैक बॉन्डिंग वेल बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब इसके केस में क्या होगा, सिलिकॉन के पास तो ऑलरेडी वैकेंट ऑर्बिटल है, दैट मींस नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सिलिकॉन को डोनेट कर देगा। अब सिलिकॉन को डोनेट करेगा, दैट मींस यहां पर वेल बैक बॉन्डिंग होगी। अब हमने क्या बोला था कि जहां पर बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती थी वहां एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती थी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बेसिक कम हो जाएगी, सिंपल है। तो बैक बॉन्डिंग कैसी हो रही है, लेस बैक बॉन्डिंग समझो। तो एसिडिक बेसिक कैसा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मोर होगी ना, ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है। तो एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो एक्स्ट्रा लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा लेविस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग वेल हो रही है, मतलब बैक बॉन्डिंग मोर, तो बेसिक स्ट्रेंथ लेस हो जाएगी, सिंपल है ना। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, बॉन्ड लेंथ कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो भी आ रहा है आपका, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप से तीनों में कंपेयर करें तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, उससे कम डबल, उससे कम ट्रिपल की। सिंपली अगर हम एग्जांपल लें BF3 एग्जांपल लेकर के देखते हैं, BF3 में भी क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। BF4 का एग्जांपल लो, इसमें क्या होगा, देखो ये बोरॉन के पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस पर जो फ्लोरीन्स हैं ये अपने लोन पेयर्स देकर के बैक बॉन्डिंग करा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन सभी में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ये जो तीनों यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, इनमें भी थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, बिकॉज ये अपना लोन पेयर इसको बोरॉन को देते रहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। बट अगर BF4 है तो BF4 के केस में क्या होगा, BF4 में ऐसा बन जाएगा, क्या होगा, ये एक फ्लोरीन एक्स्ट्रा इसमें आकर के जुड़ जाएगा, जो क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑलरेडी उसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर चुका है, तो उसके पास अब कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा है। इसका मतलब सिंपल क्या है, देखो ये वाले को ऐसे आप बनाना, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी, जिसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसका मतलब BF3 हैज लेस बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू BF4। ये होता, ये ऐसा ही होगा, ये हुआ। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे BH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस ऐसा, एंड BOH होल 4। तो इसमें क्या होगा, इसमें सेम आपका वही रहेगा, जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर रहेगा वो बोरॉन को देगा, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसका मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। बट यहाँ ऑक्सीजन पर ऑलरेडी जो लोन पेयर था उसको देकर के अपना बॉन्ड बना चुका है, तो वहां नो वैकेंट बॉन्ड विल बी देयर, तो नो वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, बॉन्ड लेंथ हुआ, अगला कौन सा पॉइंट हो सकता है, बॉन्ड एंगल। देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स,
तो ऐसे कंपाउंड्स हम लेंगे जिनके एग्जांपल्स बैक बॉन्डिंग वाले एग्जांपल्स हम लेंगे, उनमें देखते हैं कि बॉन्ड एंगल पर क्या इफेक्ट आता है। जैसे बॉन्ड एंगल आपका एंगल बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। अब देखो NCl3 है ना, देखो NCl3 हमने लिया, या हमने लिया NH3, या हम ले लेते हैं NF3, ठीक है, ऐसा है। अब इनमें हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। अब बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे तो पहले तो इनकी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। यहां आपका नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, Cl इसके पास कितने हैं, 3Cl हैं, देखो 1 2 3, और इनके पास लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है, ये ऐसे। यहाँ वाला क्लोरीन जो इसके पास भी 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है, क्लोरीन के पास 3d ऑर्बिटल वैकेंट है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर रिमेनिंग नहीं है। अब ये जो 3 क्लोरीन्स हैं ये अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट रहेंगे, कोई लोन पेयर नहीं है। और अब NH3 के केस में क्या होगा, NH3 में आपका एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, 3 हाइड्रोजन इस टाइप से रहेंगे, समझ में आया। अब यहाँ एक लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बिकॉज ये हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर दे नहीं सकता, उसके पास नो वैकेंट ऑर्बिटल। F3 के केस में क्या होगा, F3 में क्या होगा, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, और ये ना तो लोन पेयर नाइट्रोजन को दे सकता है ना नाइट्रोजन फ्लोरीन को दे सकता है। तो अब इस केस में क्या होगा बच्चों, यहां कोई भी बॉन्ड पेयर, मतलब यहां मैक्सिमम बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन रहेगा, समझ में आया। अब यहां क्या होगा, यहां हो रहा है आपका कोई रिपल्शन नहीं, इसका मतलब बॉन्ड एंगल ज्यादा। यहाँ थोड़ा सा लोन पेयर, एक लोन पेयर की वजह से थोड़ा रिपल्शन, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम। अब यहाँ तो और भी ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट ये है अकॉर्डिंग टू बैक बॉन्डिंग, कि जहां वेल बैक बॉन्डिंग हो जाएगी वहां लोन पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा। तो सिंपल है कि ये ऑर्डर किस टाइप से आएगा बॉन्ड एंगल्स का। यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसका एक एग्जांपल करते हैं ऐसा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। देखो यहां मैं बताता हूं आपको, NCl3 है ना, NCl3 या फिर सिलिसिल, वो जो अमाइन वाला एग्जांपल लिया था वो ही ले लो। एग्जांपल में आपको ये क्वेश्चन बना करके भी आप उसको नोट कर सकते हैं। लिखना है नाइट्रोजन ट्राइमिथाइल अमाइन, ये क्या है आपका, ट्राइमिथाइल अमाइन इज प्लेनर बट, सॉरी ये तो आपका वो ट्राइगोनल रहेगा, ट्राइगोनल बट NSiH3 होल थ्राइस इज प्लेनर। वाई, बताओ क्या रीजन हो सकता है। अरे सिंपल है, बैक बॉन्डिंग होगा, नाइट्रोजन के पास क्या होगा, एक लोन पेयर रहेगा, तो ये लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट रहेगा, मतलब ये कार्बन को दे नहीं सकता। अब कार्बन को नहीं दे सकता तो लोन पेयर का रिपल्सन आएगा ना, तो ये कैसा बनाएगा, इसको ट्राइगोनल या पिरामिडल बोल सकते हैं हम। ये ऐसा बनाएगा, ट्राइगोनल ही बोलेंगे, अकॉर्डिंग ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग तो ट्राइगोनल होगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ट्राइगोनल, बिकॉज यहां से यहां बैक बॉन्डिंग इसकी पॉसिबल नहीं है। बट अगर सैलिसिल अमाइन का एग्जांपल लेंगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ये अपने उसको सिलिकॉन को दे सकता है ना, ऐसे। ये देखो ये ऐसा ही जो है आपका, ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे सकता है। सिंपल है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लेनर हो जाएगा। समझ में आई बात, ये ऐसा बन जाएगा। देखो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बना देता हूं, ये लोन पेयर हट जाएगा नाइट्रोजन का, एक सैलिसिल आपका अमाइन कैसा हो जाएगा, ऐसा SiH3 समझ में आया क्या, क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हो गए, बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। एक और एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज प्लेनर। व्हाई इनऑर्गेनिक बेंजीन प्लेनर क्यों होता है, पहले तो ये कि इनऑर्गेनिक बेंजीन होता क्या है, ये क्या होता है, 3 बोरॉन यानी कि B3, देखो B3H3N3H6,
B3N3H6. It is called inorganic benzene or it is also known as borazine. बोराजिन, समझ में आई बात? क्या बोला है? ये बोराजिन को इसको किस नाम से भी बोलते हैं? बोराजिन के नाम से भी बोलते हैं। तो अब देखना है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये है आपका बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, हो गए कितने बोरॉन? 3 बोरॉन, 1 2 3। नाइट्रोजन कितने? 3, 1 2 3। हाइड्रोजन बचे हैं, हाइड्रोजन ऐड करो नाइट्रोजन के साथ, ऐसा हो गया। बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 तो हो ही नहीं रहा, हाइड्रोजन भी रिमेनिंग है ना अभी, 6 हाइड्रोजन। ये करा दो ऐसे, ये कर दे। अब बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, अब उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी तो रहता है। जब उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहेगा। सिंपल है ना, नाइट्रोजन भी एक लोन पेयर कैरी करता है। अब ये 3 बॉन्ड बना रहा है बट इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर बोरॉन को दे रहा होगा। वैसे ही ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस वाले बोरॉन को दे रहा होगा, अब ये वाला इस बोरॉन को। इसका मतलब इनमें क्या हो रहा है, कोई लोन पेयर रिमेनिंग नहीं है और ऑलमोस्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी इनके अंदर आ रहा है। दैट मींस इट इज कॉल्ड प्लेनर। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? प्लेनर। ये रीजन समझ में आया? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग की वजह से ये प्लेनर होता है, अदरवाइज ये प्लेनर नहीं होना चाहिए था। समझ में आई बात? ये हटा दूं मैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एटम्स, है ना। देखो ये तो हो गया, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके एप्लीकेशंस वगैरह, बैक बॉन्डिंग सिंपल एक हमारा टॉपिक था, बीच में हमने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट्स थोड़े से और बचे हैं, मैं फटाफट करा देता हूँ। देखो पहला तो ये कि लोन पेयर डोनर एटम्स कौन कौन से होते हैं, तो वो देख लो। लाइक है ना, लोन पेयर डोनर एटम, डोनर एटम्स, एटम्स लाइक ये हो गया आपका नाइट्रोजन, कौन हो सकता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस टाइप से ये लोन पेयर डोनर एटम्स हुए। बिकॉज ये क्या है, दे हैव नो वैकेंट ऑर्बिटल, यहां पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल इनके पास प्रेजेंट नहीं रहता है। वैकेंट ऑर्बिटल, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इनके पास। अब क्या हो रहा है, तो ये इनका पीरियड कौन सा हुआ? सेकेंड पीरियड एटम्स, सेकेंड पीरियड एटम्स या एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं। अब ऐसे जो लोन पेयर एक्सेप्ट इजीली कर सकते हैं, ये वैकेंट ऑर्बिटल जिनके पास ज्यादा होता है, वो कौन से होंगे? वो होंगे आपके थर्ड पीरियड एटम। देखो एक्सेप्ट लोन पेयर या सीधा लिखो वैकेंट ऑर्बिटल एटम्स। वैकेंट ऑर्बिटल एटम्स कौन कौन से होंगे? थर्ड पीरियड वाले होंगे ना। थर्ड पीरियड वैकेंट ऑर्बिटल इनमें होता है, वैकेंट है ना। देखो वैकेंट ऑर्बिटल एटम्स ये कौन से पीरियड के होते हैं? थर्ड पीरियड के। लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इस टाइप से जो होते हैं, ये हैं वैकेंट ऑर्बिटल एटम्स हैं। पीरियड कौन सा है इनका? थर्ड पीरियड एटम। थर्ड पीरियड एटम्स या एलिमेंट्स इनको हम बोल सकते हैं। समझ में आई बात? अब देखो ये जो प्रोसेस है बैक बॉन्डिंग की, ये एक्चुअली मुझे पहले ही बता देना था बट मैं अभी बता देता हूँ। जो बैक बॉन्डिंग आपका हो रहा है, ये बैक बॉन्डिंग प्रोसेस किस टाइप की है? इट इज इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल में। इंट्रामोलिक्यूलर मतलब होगा एक ही मॉलिक्यूल में। कहने का मतलब है कि अगर आप BF3 लेते हैं तो यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन और बोरोन के बीच में ही बॉन्डिंग हो रही है। बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है? ओनली इसी मॉलिक्यूल में। ये BF3 जो मॉलिक्यूल आपका था, इसने अपना, फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर किसी दूसरे को नहीं दिया, बिकॉज ये अपने इसी एटम को दे रहा है जो कि इसके मॉलिक्यूल में है। समझ में आई बात? तो ये था बच्चों आपका बैक बॉन्डिंग, ये हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो हेडिंग डालो फटाफट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, H बॉन्डिंग भी लिखा जाता है इसको। हेडिंग डालना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं या फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। देखो क्या होता है, जब कोई एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, अब इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन किसी अदर मॉलिक्यूल के
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्टेड रहे, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी इट विल कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं समझा? ठीक है, एक बार और देख। हाइड्रोजन है आपका फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, यानी ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ आपका? HF बनता है, ये HF बना हुआ है। अब एक और मॉलिक्यूल में यहां ले रहा हूं जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, सेम क्या हो रहा है? HF, यहां पे भी मॉलिक्यूल HF मॉलिक्यूल। अब इस फ्लोरीन ये जो मॉलिक्यूल है इसमें फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। अभी पार्शियल इसलिए बोल रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है पूरी तरह, उस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव नहीं है। सेम यहां भी होगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो हाइड्रोजन है ये एक वीक फोर्स से इस फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। समझ में आया? ये जो हाइड्रोजन है ये इस फ्लोरीन की तरफ वीक फोर्स से अट्रैक्टेड रहेगा, इस फोर्स को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड के बेसिस पर दो टाइप के बॉन्ड्स बताए थे, तो ये वीक बॉन्ड में आता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका किस टाइप का है? वीक बॉन्ड है, ठीक है। और ये बनता कैसे है ये मैंने आपको बताया। अभी इसमें एक पॉइंट और आता है कि डाइपोल मूवमेंट। अभी डाइपोल मूवमेंट इसके बाद में आपको बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम डाइपोल मूवमेंट को कि वो क्या होता है। सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन में आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा? टूवर्ड्स फ्लोरीन होगा। समझ में आया? तो ऐसे ही अगर इधर से आपका ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन है तो इसका भी डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ रहेगा। अब यहाँ जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये किसकी वजह? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल्स किसको बोलेंगे? जिसमें कि चार्ज डेवलप हो रहा हो, जहां एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव हो रहा हो, इसी को हम बोलेंगे डाइपोल। डाइपोल वर्ड इसी के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको मैं इसके बाद में आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप ये समझो कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप से हो रही है प्रोसेस। समझ में? अब इसकी डेफिनेशन भी मैं करा देता हूं, उसके पहले बता देता हूं कि ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर एंड अनदर इज इंटरमोलिक्यूलर। समझ में आया? अब यहां जो एग्जांपल मैंने लिखा है ये कैसा है? इंटरमोलिक्यूलर, बिकॉज दो मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। देखो ये इस टाइप से बनता है, यहां आपका क्या रहेगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन। यहां क्या रहेगा? फिर से आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा आपका। तो ये आगे हम बात करेंगे, बट अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखो। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन अटैच्ड टू more electronegative atom, attached to more electronegative atom, then partial, ऐसा लिखो उसको, क्या लिखेंगे? partial, then partial negative charge developed on electronegative atom and partial positive charge on, सीधा लिखो, पॉजिटिव चार्ज ऑन H atom, हाइड्रोजन एटम, it results in dipoles, ऐसा लिखो सिर्फ, it result in dipoles. Such a number of dipole comes near and generate a weak
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रहा है ना? कहीं इंक ज्यादा लाइट तो नहीं हो रही है? देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, थोड़ा सा इसमें इंक डालना पड़ेगा, थोड़ा वीक हो गया। देखो हाइड्रोजन एटम यानी कि हाइड्रोजन अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन partial negative charge developed on electronegative atom and partial positive charge developed on hydrogen atom. It result in dipoles and such a number of dipole comes near and generate a weak electrostatic force between electronegative atom and hydrogen atom is called H bonding यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पहले ही मैंने बता दिया है। यहां एक अगर इसमें चाहो तो ऐसा कर लेना, हाइड्रोजन एटम ऑफ एन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये पहले तो यही रहेगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो इसको ऐसा ही कर लेना आप लोग कि हाइड्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल वो बना। अब जब ये इन दोनों के पास क्या रहता है, एक के पास पार्शियल नेगेटिव, एक के पास पार्शियल पॉजिटिव रहता है। अब जब इस मॉलिक्यूल का है ना, वन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम अनदर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले एटम के साथ अट्रैक्टेड रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, डाइपोल क्रिएट होगा। और डाइपोल क्रिएट होगा, उसकी वजह से हाइड्रोजन का एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा अदर नेगेटिव एटम के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो उसको हम कहेंगे सिंपली क्या, इंटरमोलिक्यूलर, या फिर पार्ट्स, इसके टाइप्स आगे पढ़ेंगे। अभी डेफिनेशंस में आप इतना ही लिखे तो इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां तक समझ में आया? चलो इसके टाइप्स देखते हैं। एच बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स की होगी। देखो फर्स्ट है आपका इंटरमोलिक्यूलर, सेकंड है इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, सिंपल है, इंट्रामोलिक्यूलर। तो क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रा मतलब होगा एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सिंपल है, पहले आप इसका डेफिनेशन देख लो। इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। या ये कैसा है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेम, या वन मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल। अब इसकी और एग्जांपल वगैरह करके देखते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। सपोज हमने लिया था HF, ठीक है, देखो एग्जांपल से अगर हमने लिया HF, अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये कौन सा है आपका, हाइड्रोजन फ्लोरीन अलग वाला, और ये अलग है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। सेम आपका अगर यहाँ होता है HF, तो ये दोनों के बीच अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। H2O देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये हाइड्रोजन पर कैसा आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, दोनों के बीच होगा। अब ये कैसा है आपका, वाटर मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इस टाइप से होगा। ठीक, ऐसा हो तो ये क्या कहेंगे हम, H2O और NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर। अब इंट्रा कैसी होगी, इंट्रा देखते हैं। इंट्रा का एक एग्जांपल बना देता हूं मैं यहां पर। ये है आपका बेंजीन, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। इसके ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप है इसका, जिस पर क्या हो रहा है, एक सिंगल बॉन्डेड आपका NO2 है ना, NO2 में एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहता है, तो इस टाइप से यहाँ जुड़ा है। अभी यहाँ OH जुड़ा है इस पर, फिनोल जैसा जो बनता है ना, जिस पे OH जुड़ता है। अब देखो यहाँ क्या है, इस वाले हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल, और इस ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है।
तो सिंपली इन दोनों के बीच में ही फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, शायद समझ में नहीं आएगा आपको। इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर में डिफरेंस समझ में आ गया हो तो उसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल आप देखेंगे तो ऐसा मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है आपका एक बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे आपका जुड़ रहा है कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ये देखो ये ऐसे जुड़ रहा है, ये है आपका NO और N डबल बॉन्ड O। यहाँ क्या है OH, देखो इस टाइप से, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इट विल कॉल्ड हाइड्रोजन इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके इंटरमोलिक्यूलर वाले टाइप को डीप में थोड़ा देखते हैं। देखो इंटरमोलिक्यूलर, हेडिंग डालना है आपको इंटरमोलिक्यूलर। अभी हमने शॉर्ट में समझा, अब अलग से समझते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर के कुछ पहले तो एग्जांपल और फिर उसका एप्लीकेशंस उसके देखना जरूरी है। तो देखो बाकी तो इंटरमोलिक्यूलर की डेफिनेशन मैंने बता दी है तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब एग्जांपल्स भी बता दिए हैं तो वो भी छोड़ो, एग्जांपल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आ जाओ सीधा इसके सेकंड, इसी वाले का सब पॉइंट बनाओ। इसको लिखना है आपको एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ये हेडिंग आप लोग डाल लेंगे। अब इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट आपको फिर से इसका सब पॉइंट एक और बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर क्या होगा, इसमें अलग अलग हमें इसके एप्लीकेशंस पढ़ना पड़ेंगे। सो फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल स्टेट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट। अब क्या होगा, एग्जांपल हम लेंगे, यानी फिजिकल स्टेट चेंज होगी किसकी, हमने लिया H2O एंड HF, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम लेते हैं एंड H2S एंड HCl, ये दोनों मॉलिक्यूल, ये दो अलग टाइप के हैं, ये दो अलग टाइप के हैं। अभी इनको अगर लिखा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे कि H2O एंड HF आर, देखो यहां लिख देता हूं, आर लिक्विड बट H2S एंड HCl आर गैस, आर गैस। व्हाई, क्यों है ऐसा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल है। क्योंकि देखो इसका रीजन आप इसमें ही लिख सकते हैं, इसको स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं, रीजन भी इसमें आ जाएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग बिटवीन H2O, इंटरमोलिक्यूलर भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H2O एंड HF मॉलिक्यूल, they are HF, they are liquid but no hydrogen bonding, due to no hydrogen bonding, due to no H bonding, H2S and HCl are gas। बात समझ में आई क्या? सिंपल है, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप समझ जाएंगे एक ही बार में। चलो इसको हटा देता हूं मैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। चलो ये पूरा ही हटा देता हूं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास बोर्ड का थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, जगह बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास। देखो जितनी जगह है उसमें भी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसको वीडियो को ध्यान से देखें, जितनी चीजें आपको समझ में आती है कोशिश करें कि अच्छे से उसको समझें। मैं बिल्कुल आपके लैंग्वेज में जैसा हम लोग बातचीत करते हैं ऐसी ही लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ना कोई इंग्लिश वर्ड यूज़, ना कोई अदर लैंग्वेज वर्ड यूज़ करता हूँ। तो आपको थोड़ा सा क्या है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना है। जगह बोर्ड छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक्सप्लेनेशन आपको अगर समझ में आता है तो वो कहीं से भी आ जाएगा, ठीक। तो चलो फिर आगे देखते हैं। ये तो हुई थोड़ी सी ज्ञान की बात आप लोगों के एडवाइस के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा था, इंटरमोलिक्यूलर हो गया था ना, एप्लीकेशन फर्स्ट हुआ था फिजिकल स्टेट। वैसे ही फिजिकल स्टेट में एक और पॉइंट एक्स्ट्रा आपका बना लेते हैं। देखो सब पॉइंट उसमें बना लेना, जो भी नंबर आप डालो आपके अकॉर्डिंग। देखो यहां लिखना है एसीटोन, एसीटोन इज लिक्विड, एसीटोन इज लिक्विड बट यूरिया, यूरिया इज सॉलिड,
यूरिया इज सॉलिड बाय, सिंपल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एसीटोन क्या होता है, CH3C आपका ये होगा CO और CH3, है ना, ये हो गया। क्या बोलेंगे, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग, नो H बॉन्ड प्रेजेंट, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बट आपका एक और कौन सा बोला है उसने, यूरिया। अब देखो यूरिया कैसा होगा, यूरिया आपका होता है NH2CO, NH2CO NH2, ऐसा बनता है। अब इसमें क्या होगा, कार्बन आपका इस टाइप से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ क्या रहेगा आपका NH2, यानी कि नाइट्रोजन के साथ आपके 2 हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे, ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन ऐसा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा जो आगे किसी हाइड्रोजन के साथ अटैच रहेंगे, और इन दोनों के जो हाइड्रोजन है इन पर भी पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा जो किसी अलग आपका एक और जो यूरिया मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन से अटैच रहेंगे। इसका मतलब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो यूरिया मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में स्ट्रांगली अटैच्ड रहेंगे, इस वजह से वो सॉलिड स्टेट में होता है, सिंपल है। अब देखो एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा रह गया है, वो भी कर लो। यहाँ एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, अच्छा ठीक है, सॉरी, इसमें कंटिन्यू करते जाओ। एप्लीकेशंस में एक हो गया आपका सॉलिड फिजिकल स्टेट, फिजिकल में हमने 2-3 चीजें देख ली है, क्या देखा, वाटर और आपका HF लिक्विड होता है, H2S और HCl आपका गैस होता है, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे अभी एसीटोन और यूरिया का एग्जांपल ले लिया। थर्ड पॉइंट देखो डेंसिटी, है ना, थर्ड पॉइंट होता है जब आइस जो होता है बर्फ उसको वाटर में डालेंगे तो वो तैरता है, फ्लोट करता है। इसका रीजन आपको पता है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है एज कंपेयर टू वाटर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए जबकि वो वाटर का ही एक कंपाउंड है, कैसा है, उसका भी एक इंटरचेंजेस जो स्टेट है उसका वाटर का वो है, सॉलिड में क्या है, आइस। तो आइस वाटर पर फ्लोट करता है, उसका रीजन भी ये होता है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा। हम लिखते हैं ना वॉल्यूम, यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम, वो जो डेंसिटी होता है वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल है। तो देखो इसमें क्या लिखना है आपको, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, लेस देन वाटर। व्हाई, तो ये भी सिंपल रीजन आएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, due to H bonding, due to H bonding, volume of ice increases, volume of ice increases, volume of ice increases, hence density decreases, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती, समझ में आया कैसे होगा। ये एक ऑक्सीजन हमने लिया, यहां पर इस पर 2 हाइड्रोजन है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल है ये, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, इधर वाले वाटर मॉलिक्यूल के जो अलग ऑक्सीजन के यानी जो हाइड्रोजन है, ये ऐसे देखो, ये है आपका, ये H है, इसके साथ इस टाइप से हो रहा है ये, वैसे ही इसका एक H यहां पर है, एक और ऑक्सीजन यहां आपने बनाया, उसके साथ भी इस टाइप से 2 हाइड्रोजन उधर हैं, लेकिन यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां भी आपने ऐसा बना लिया, कैसा बनाया, देखो ये ऑक्सीजन था, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके साथ इधर हाइड्रोजन अटैच्ड है, और इसके साथ इस टाइप से बॉन्डिंग हो रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये है आपका कैसा, वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, सिंपल है ना, कोई डाउट नहीं है। इस वजह से क्या होता है, जो आइस होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है। अगर इसका डेंसिटी इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होता है ओनली एट 4 डिग्री, एट 4 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका डेंसिटी जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, समझ में आया, 4 डिग्री पर आइस का डेंसिटी डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज होता है, ठीक है। चलो तो अब ये हुआ, अब एक पॉइंट और वो में बदलिटी है ना, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है सोल्यूबिलिटी। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो भी पॉइंट आपका आ रहा है, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी, देखो ये सोल्यूबिलिटी वाला पॉइंट आपको डिस्कस करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोल्यूबिलिटी कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है। देखो इंक्रीज होगी, सोल्यूबिलिटी जो है आपकी
वो क्या होती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी इंक्रीज हो रही है, H बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी किसी भी मॉलिक्यूल की। इंटरमॉलिक्यूलर और ओनली इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। देखो ये इस टाइप से। अब एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। सपोज आपने लिया क्या, अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल के बारे में हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। अल्कोहल इज more soluble in water as compared to ether due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल है, ड्यू टू H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से वो क्या है, मोर सोल्यूबल है। देखो सिंपल है, CH3 CH2 OH अगर आप लेते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम हो रहा है ना। देखो कितने हाइड्रोजन, 6, 2 3 + 2 5 + 1 6 और 2 कार्बन, तो C2 फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसको मैं बना के दिखा देता हूं, C2H6O ऐसा बन रहा है। सेम अगर आप एग्जांपल लेते हैं CH3OCH3, क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला बनेगा, ऐसा का ऐसा, जैसा यहां पर लिखा है। क्या लिखा है, C2H6O। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये सोल्यूबल इन वाटर होता है, ये मोर सोल्यूबल होता है, ये मोर सोल्यूबल इन वाटर होता है, बट ये क्या होता है, लेस सोल्यूबल होता है। कंपैरेटिवली बहुत लेस सोल्यूबल होगा। रीजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये जो H, ये ऑक्सीजन वाला H ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और वो अगले वाले ऑक्सीजन के साथ, अगले वाले एटम के ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिवली, मतलब उसके साथ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। सिंपल है, एक ये हुआ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देता हूं मैं, मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट पॉइंट सिंपल, यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर वेट। देखो मॉलिक्यूलर वेट में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगा। सिंपल है, कैसे होगा, MW ऑफ, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3 COOH, ये क्या होता है बच्चों, एसिडिक एसिड होता है ना। एसिडिक एसिड इज 120 इंस्टीड ऑफ 60। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 120, लेकिन होना कितना चाहिए, 60। वो क्यों होता है, बिकॉज इट एग्जिस्ट एज, बिकॉज इट एग्जिस्ट एज डाइमर। ये कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर के फॉर्म में, डाइमर ड्यू टू H बॉन्डिंग। समझ में आई क्या बात, देखो सिंपल है, मैं बता देता हूं। ये है आपका CH3, ये वाला COOH ऐसा बनता है ना, CH3 COOH, यहां पर एक हाइड्रोजन। अगले वाले CH3 को कैसे लिखोगे, CH3, ये कार्बन है आपका, यहां होगा आपका कैसा, OH, यहां क्या होगा, डबल बॉन्ड हो। सिंपल है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ऐसे करके। ये डाइमर बन गया ना, इसका डाइमर बना कि नहीं, सिंपल है। तो इस वजह से इसका जो 60 की बजाय 120 मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सिंपल था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो कैसे होगा, अगला पॉइंट डालो, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाइड्रोजन जो हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े हैं, उनमें हैलोजन फैमिली पढ़ा है, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ा है, नाइट्रोजन फैमिली, इन सभी के जो हाइड्राइड्स हम बनाते थे उनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी चेक करते थे। तो जो HF, HCl, HBr, HI, ये जो इतने सारे हाइड्राइड्स जो बनते हैं, इनमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, HCl का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, HBr का उससे ज्यादा, HI का उससे ज्यादा, और उससे भी ज्यादा होता है HF का। यानी HF का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम हमने ऑक्सीजन फैमिली में भी देखा था, H2O, और क्या हो सकता है इसमें, H2S, है ना, सल्फर ये है, और इसके बाद SeH2। वैसे ही आपका एक और क्या आएगा,
TeH2। अब इनमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? वाटर का। लेकिन ये ऑर्डर ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा और यहां लास्ट में कौन आएगा, यानी इधर सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होगा आपका H2O, बॉइलिंग पॉइंट वाला, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा H2। सिंपल है ना। ये थे एप्लीकेशंस ऑफ किसके? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। समझ में आई बात? तो ये तो है। अब देखो इंटरमोलिक्यूलर के लिए कंडीशन होती थी, वो मैं लिखा देता हूं आपको। यानी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी? सिंपल है, यहां पर दो कंडीशंस है। देखो पॉइंट डालना, हेडिंग कंडीशन फॉर H बॉन्डिंग, कंडीशन फॉर H बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या होगी? इंटरमोलिक्यूलर, वो भी सिर्फ इंटरमोलिक्यूलर के लिए। तो देखो फर्स्ट कंडीशन होगी H एटम must be attached with more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए मोर देन 3 और इक्वल 3.0। इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अदर एटम की होनी चाहिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इंटरमोलिक्यूलर वाली। तो ये कंडीशन ये होगी। सेकंड क्या होगी? हाइड्रोजन मतलब जिसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। तो साइज ऑफ एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो भी लिखना चाहे आप, एटम मस्ट बी स्मॉल। समझ में आया? हमने एग्जांपल्स लिए था ना, जैसे HF हो गया, HCl हो गया। अब HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर साइज भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ इसका साइज क्या है? स्मॉल साइज है, इस वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। समझ में आया? सिंपल था ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगला मॉलिक्यूल्स भी आते हैं इसमें, कुछ बायोमोलिक्यूल्स भी आते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो इसको भी पॉइंट आप नोट कर ही लो। इंटरमोलिक्यूलर H bonding present in some biomolecules like प्रोटीन। कौन कौन से हो सकते हैं? देखो प्रोटीन, ग्लूकोज, सेल्यूलोज एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो इस टाइप के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट कौन सी वाली? इंटरमोलिक्यूलर ओनली। ये था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिक्यूलर वाला। नेक्स्ट आते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। हेडिंग डालो फटाफट जल्दी से। इंट्रामोलिक्यूलर, देखो सेकेंड पॉइंट है आपका इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है ना। देखो इसमें क्या एग्जांपल बताया था मैंने कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अलग अलग इसके लिए आपको क्या चाहिए? क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए। इसमें सिंपल है, आपको सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल चाहिए और उसी के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आपका ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए एटम, तो उनमें उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो सिंपली इसके लिए क्या है, पहला इसमें छोटा सा एक और स्टेटमेंट ये लिख लो कि हाइड्रोजन मस्ट, या हाइड्रोजन एटम ऐसा लिखो, हाइड्रोजन एटम मस्ट अटैच्ड विथ मोर En, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक इन वन पार्ट, ऐसा लिखना, इन वन पार्ट, क्योंकि इसमें 2 पार्ट होंगे। देखो मैं बताऊंगा आगे कैसे होंगे। इन वन पार्ट लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप से। एक पार्ट में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड होना चाहिए, एक पार्ट में। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या होगा? सेकेंड पार्ट का देखते हैं। सेकेंड पॉइंट ऐसा ही लिखो, इसको कंटिन्यू करेंगे। इन सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट अटैच्ड with less electronegative atom. In second part, electronegative atom must attached with less electronegative atom. समझ में आ रही क्या बात, क्या बोल रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर एक पार्ट में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होना चाहिए, अदर पार्ट जो उसी एटम उसी मॉलिक्यूल का अदर पार्ट जो है उस पार्ट का ऑक्सीजन या फिर जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड होना चाहिए। सिंपल है ना? तो एग्जांपल देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। इसको हटा देता हूं, दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से एग्जांपल लिख लेते हैं। यहां आपने बनाया बेंजीन, नाइट्रोफिनॉल बनाएंगे। सिंपल सा एग्जांपल जो हमने लिया था वही मैं आपको बता देता हूं। ये बनाया आपने नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ऐसा। यहां आपने बनाया OH यानी फिनॉल, ऑर्थोफिनॉल, ये सॉरी नाइट्रोफिनॉल जिसको बोलेंगे। यहां वाला हाइड्रोजन फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड है, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट उसका ये बोलना था कि ये जो ऑक्सीजन है यानी कि इस पार्ट का मोर इलेक्ट्रो कौन सा है, इस पार्ट का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होना चाहिए, नहीं तो अगर ये यहां किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल जो दो पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये भी आप समझ लो, ये बात समझ गए। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं, और क्या लिखना है अगला, इसमें ऐसे ही नोट डाल के लिख सकते हैं आप। देखो 5 to 6 पॉइंट इसको बना रहे, 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर इज शोज, या फिर ऐसा लिखना शोज, है ना, ऐसा लिखो। 5 to 6 मेंबर्ड रिंग शोज मोर स्टेबिलिटी इन इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। समझ में आई बात? नहीं आई? बना के बता देता हूं। ये रिंग आपने बनाई ना, यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन है। यहां कौन ग्रुप लगाया है, नाइट्रो। यहां कौन सा है, OH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है इसमें भी एक रिंग बन रही है, आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो ये रिंग बन गई आपकी। बनाओ इसको इस टाइप से, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 यहां वाला कार्बन एंड 6 आया समझ में। इसका कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर 5 से 6 एटम्स की जो रिंग बनेगी वो मोर स्टेबिलिटी शो करेगी इन इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? अब एक पॉइंट और सिंपल सा है, अगर आपका ये जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है तो ये कौन सी पोजीशन होती है बेंजीन की, ऑर्थो पोजीशन। अब ऑर्थो पोजीशन पर कोई एटम जुड़ा है बेंजीन के, कोई मॉलिक्यूल जुड़ा है बेंजीन के, और इधर पैरा से दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी सिंपल सा आप इसको सिर्फ ऑर्थो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। बट अगर ये ग्रुप आपका पैरा पर जुड़ा हो तो वहां पर हाइड्रोजन इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? तो इसको लिख के देख लो, इसी बात को जो मैंने बोला है राइट डाउन कर लो। देखो इसको लिखना है ऑर्थो H बॉन्डिंग, ऑर्थो H bonding is considered in intramolecular H bonding, but para and meta is not considered। समझ में आया? शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आपको एक्सप्लेन समझ में आना चाहिए क्या चीज बोलने की कोशिश कर रहा है वो, कि ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो इंट्रामोलिक्यूलर के अंदर कंसीडर की जाएगी। अगर पैरा या मेटा पर होती है तो वो हाइड्रोजन इंट्रा के अंदर कंसीडर नहीं की जाएगी, उसको आप फिर इंटरमोलिक्यूलर बोल सकते हैं।
तो ये तो था बच्चों सिंपल पॉइंट्स इसके थे। अब देखते हैं नेक्स्ट एक इसका एप्लीकेशन आता है, एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन है, फटाफट मैं बता देता हूं, फिर खत्म करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर पढ़ेंगे इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे जो हमारा बाकी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लो। क्या लिखेंगे, सपोज हमने लिया क्या, इस टाइप से आपका एप्लीकेशन में अच्छा चलो ठीक है, काम करो एप्लीकेशन डाल लो। तो एप्लीकेशन आप लिखोगे तो सिंपल एक ही एप्लीकेशन इसका होता है, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रा एच बॉन्डिंग। ठीक है, देखो ये बॉइलिंग पॉइंट देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेरा boiling point of para nitrophenol is more than ortho nitrophenol। ऐसा क्यों होता है, देखो इसका सिंपल सा रीजन है, दोनों में बना के दिखा देता हूं आपको। यहां पर ये वाला कैसा है, यहां पर आपका नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां आपका एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच कैसा हो रहा है आपका इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा एच बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं, वो किसके बीच में, कौन से पोजीशन पे हो रही है, ऑर्थो पोजीशन पे। अब वैसे ही अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए इस टाइप से, यहां आपने लिया क्या, ऐसा बनाओ इसको, एक काम करो, चलो मैं पहले आपको इसको यहां बना के बता देता हूं, फिर उसके बाद हम, ये है आपका OH यानी कि ये है फिनोल, अब इस पर पेरा नाइट्रोफिनोल है। अब पेरा नाइट्रोफिनोल ऐसा ही बनेगा, ऐसा ये ऐसा बनेगा। अब इसके बीच तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से रही आपकी, तो अब क्या केस हो जाएगा, ये बेंजीन जो है उल्टा इस टाइप से आपका कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल बनेगा ना, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें चेंज हो जाएगी। वहां पर ऑर्थो पोजीशन पर यहां पर कैसी हो रही थी, इंट्रा, अब पेरा पोजीशन पर इंटरमोलिक्यूलर होगी। बना के बता देता हूं, ये बेंजीन आपने बनाया, ठीक है, ये बेंजीन बनाया, ये इस टाइप से, यहां आपका कौन है, NO2 ग्रुप है, ये ऐसा, यहां क्या है, OH एक है। अब ऐसे ही एक और, अरे यार ये तो बड़ा बनेगा, एक काम करो ये हटा दूं क्या, ये ऑर्थो वाला समझ में आएगा ना, ये हटा देता हूं, अभी पेरा वाला समझो। पेरा पोजीशन पर ऐसे बनेगा, ये देखो ये है, ये यहाँ पर आपका नाइट्रोजन ग्रुप है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऐसा, और यहाँ OH बन रहा है, OH जुड़ा है इसके साथ। एक और बेंजीन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे जिस पर हमें यहाँ लगाना है क्या, देखो यहाँ होगा आपका नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अरे यार फिर भी नहीं आ रहा है, अब बड़ा ही होता जा रहा है, बड़ा ही बनाता हूँ, इधर देखो यहां से बना देता हूँ, देखो 1 2 3, ये बन गया फटाफट से, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पर OH तो है ही आपका, इधर वाले बेंजीन को भी बना देता हूँ फटाफट से मैं, ये बना दिया मैंने, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात समझ में आई क्या। अभी हमने क्या किया, नाइट्रोफिनोल को पेरा पर था तो टेढ़ा कर दिया ऐसा। अभी क्या हो रहा है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है। समझ में आई क्या बात, कोई डाउट है क्या इसमें। इसका कहने का मतलब क्या था कि यहाँ पेरा पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा की जगह इंटर हो गई है, तो इंटर मॉलिक्यूलर हो गई है, यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल में नहीं हो रही है। सिंपल है ना। तो बच्चों मुझे लगता है ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशन वाला। सिंपल है। तो ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर हुई है तो ये था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डाइपोल मूवमेंट।